माननीय श्री सुश्री उषा ठाकुर जी, मेरे सीनियर श्री अक्षय कुमार जी, जहां से मैंने पढ़ाई की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैस कम्युनिकेशन, वहां पे डीन रहे मेरे गुरु श्री के.जी. सुरेश जी, प्रोफेसर कुठियाला जी, श्री दिलीप सूर्यवंशी जी, श्री अतुल गंगवार जी, श्री अमिताभ सोनी जी, साध्वी जी आई हैं, नमस्कार। सुनील जी बैठे हैं जिनने मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान किया है। अनंत विजय बैठे हुए हैं, भारत के हिंदी पत्रकारिता के बहुत बड़े स्तंभ। उपाध्याय साहब के साथ मैंने किया, बड़े सारे लोग, किसी का अगर नाम नहीं ले पा रहा हूँ माफ कर क्षमा करिएगा। तो आगे बैठे सब गणमान्य और पीछे बैठे नए भारत के निर्माता लोग। भावी डायरेक्टर्स, राइटर्स, पत्रकार, स्टोरी टेलर्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं भी तुम लोग की तरह कभी एकदम पीछे खड़े हुए बंबई से बड़े बड़े लोग आते थे और बड़ी फिल्मों की बात करते थे। मैं भी वहीं खड़े होकर सोचता था कि कैसे, क्या कभी ऐसा दिन आएगा कि मैं भी कहानियां सुना पाऊंगा। मैं चित्र भारती की जब बात चली मेरे पास, श्री मनमोहन वैद्य जी एक दिन आए थे, 2015 की बात है शायद, और उन्होंने चित्र भारती एक शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल की जब बात करी तो मैंने उनसे यही पूछा था कि ये आप कितने कमिटेड हैं इसको लेके। उन्होंने बोला हम इसको बहुत दूर तक लेके जाएंगे अगर आप जैसे लोग जुड़े। फिल्म इंडस्ट्री में कोई इससे जुड़ना नहीं चाहता है, अगर आप शुरुआत करेंगे तो हो सकता है ये कहीं आगे जाए। और आज बड़े गर्व की बात है, जब पहला सेशन 2016 में मैं इंदौर में गया था तो शायद इसके 1/10 लोग भी नहीं थे वहां पे, और उसमें स्टूडेंट्स तो बिल्कुल ही कम थे। और आज ये हॉल जितना खचाखच भरा है, इसका मतलब है कि वो एक जिस नए भारत की हम कल्पना कर रहे थे वो साक्षात मुझे दिख रहा है। आपका उत्साह, आपका पूरी जो चेतना, ऊर्जा है, वो काफी एनकरेजिंग है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मैं इसके साथ क्यों जुड़ा और इसके साथ क्यों जुड़ना आवश्यक है। और एक चित्र भारती नहीं, कम से कम 100 चित्र भारती ऐसे हों। भारत की जो सबसे बड़ी एक समस्या वो सिर्फ फिल्मों के ही साथ नहीं थी, वो कोई भी जो एक स्टोरी टेलिंग का माध्यम है, चाहे वो टीवी हो, चाहे साहित्य हो, चाहे वो कविता हो, चाहे एक जो जनरल डिस्कोर्स है, उसके साथ पिछले कुछ दशकों से चल रही थी। अगर आप भारत को समझना चाहते हैं तो मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप भारत का जो सोशो पॉलिटिकल एवोल्यूशन है आजादी के बाद का, अगर उसको समझना चाहते हैं तो उसका एक बड़ा आसान तरीका है, भारतीय फिल्मों के विलेन को आप अध्ययन करें। आप अगर भारतीय फिल्मों के विलेन को अगर स्टडी करेंगे तो आपको भारत एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। कोई हिस्ट्री क्लास में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर आजादी से पकड़ें, आजादी के वक्त की फिल्मों में विलेन हुआ करते थे अंग्रेज लोग, और उनसे लड़ाई लड़ने वाला जो होता था वो एक बड़ा सामान्य गांव का एक टीचर का बेटा, एक बहुत मामूली आम आदमी हुआ करता था। वो लड़का निकलता था और वो कहता था नहीं, मैं इस शोषण के खिलाफ आवाज उठाऊंगा, आजादी के लिए अपनी जान देने को तैयार हूं। और वो एक भगत सिंह जैसा, चंद्रशेखर आजाद जैसा, गणेश शंकर विद्यार्थी जैसा एक बड़ा मामूली आम हिंदुस्तानी का आदमी हुआ करता था। फिर आजादी मिली, जमींदारों ने जो है नए भारत, आजाद भारत के ऊपर अपना जो है पावर जिसको कहते हैं वो एस्टेब्लिश किया। तो आप जो आजादी के बाद की फिल्में जो हैं तुरंत 47-50 के दशक की, उसका जो विलेन था वो जमींदार हुआ करता था। आनंद भाई साहब फोन पे बिजी हैं, वरना वो समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूं। और उस जमींदार से लड़ाई लड़ने वाला एक किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा हुआ करता था, खासतौर पे किसान का बेटा। आप देखिए दिलीप कुमार की फिल्में देखिए उस वक्त की, तो वो जमींदारी के खिलाफ लड़ाई लड़ता था। और भारत की जो चेतना थी सही और गलत के बीच,
शोषण से लड़ाई लड़ने की वो चेतना एक जो है उसको जगाती थी वो फिल्म। वो जो नायक था उसको जगाता था, और भारत की जो आम जनता थी उनको एक स्टोरी टेलिंग में रिप्रेजेंटेशन मिलता था। उसके बाद का दशक देखिए आप, जब जमींदार लोगों को, जब जमींदार के खिलाफ जब खड़े हुए, उसके नक्सल मूवमेंट सारा चालू हुआ था, तो यही जमींदार जो है अब गांव छोड़ के शहर आ गया, और शहर आके वो मिल ओनर बन गया। इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं, मिल ओनर। और अगर आप उस दशक की फिल्में देखें, ये 60 और मिड 70s अर्ली 70s तक की, तो ये मिल ओनर के खिलाफ जो है एक लड़ाई लड़ता था एक मामूली आम मिडिल क्लास हिंदी बोलने वाला, तेलुगु बोलने वाला, बंगाली बोलने वाला लड़का खड़ा होता था, उसके खिलाफ आवाज उठाता था और उसको आखिर में परास्त करता था। जो चेतना थी वो जगी रहती थी। उसके बाद ये धीरे धीरे शिफ्ट होने लगा, फिर वो इंडस्ट्रियलिस्ट बना, उसके बाद वो करप्ट पुलिस ऑफिसर बनने लगा, फिर वो नेता लोग बनने लगे। पर हीरो हमेशा आप देखिए जनमानस से उठा हुआ व्यक्ति था। वो भारत की जो एक मूल शोषण के खिलाफ लड़ने का जो हमारा डीएनए था, मानवता की लौ जलाने का जो डीएनए था, वो भारत का यूथ फिल्मों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से हमेशा वो चेतना जगाता रहा। फिर धीरे धीरे फिल्में आई जिनमें पॉलिटिशियंस और पुलिस ऑफिसर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट का नेक्सस बनने लगा, और ये सत्य भी है। 80 के दशक की आप अगर पॉलिटिकल न्यूज सारी देखें तो वो उसी नेक्सस के ऊपर सारी बेस्ड है। वही वक्त है जब बोफोर्स और ये सब निकला, एक कॉर्पोरेट लॉबी, पॉलिटिक्स और इनने किया। लेकिन आप अगर देखें उसके बाद लिबरलाइजेशन जब आया 1990 मिड 90s के बाद, जरा इस पे गौर दीजिएगा, सडनली हमारे एस्पिरेशंस चेंज हुए, एक नया युग आया, और खास तौर पे 2000 के आसपास देखिए भारतीय फिल्मों से विलेन ही गायब हो गया। और वो जो कॉमन मैन जो था, वो जो दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, राज कपूर जो रोल थे, मनोज कुमार, जो एक आम गांव से निकला, छोटे शहर से निकला लड़का, जो इस बात की था कि इस कॉमन मैन, एक छोटे शहर से निकले लड़के की जगह है इस राष्ट्र में। भारतीय सोच, भारतीय मूल धारा जो है उसके लिए एक जगह है, कोई तो लड़ने वाला है हमारे लिए। पर 2000 बाद की फिल्मों में देखिए उससे विलेन भी गायब हो गया। विलेन अब लड़की का बाप हो गया। विलेन तो गायब ही हुआ, पर साथ में कॉमन मैन भी गायब हो गया। पिछले 20 सालों में ना तो आपको भारत के न्यूज़पेपर्स में कॉमन मैन की कहानी सुनने को या पढ़ने को मिलेगी, माफ कीजिए आप हैं बड़े इक्के दुक्के लोग हैं, ना आपको भारत की जो कॉमन चेतना है वो कहीं पढ़ने को मिलेगी, ना आपको इंडियन टेलीविजन शोज में कहीं कॉमन आदमी मिलेगा, ना आपको भारत की फिल्मों में या मेन जो डिस्कोर्स है इस कंट्री का उसमें कहीं भी कॉमन आदमी मिलेगा। और जो कॉमन आदमी मिलेगा वो एक बंबई की विचारधारा में पनपा हुआ कॉमन आदमी होगा। वो कॉमन आदमी की एक इमेजिनेशन होगी कि शायद कॉमन आदमी ऐसा होता होगा। हमने यूथ, भारत के यूथ को फिल्मों के माध्यम से ऐसा कैरिकेचर बना दिया। मैं तो 20 दिन महीने में घूमता हूं भारत के गांव छोटे शहरों में, सिर्फ यूनिवर्सिटी कैंपसेस में जाता हूं, सुनील जी जानते हैं इस बात को। मैंने वैसा यूथ कहीं नहीं देखा जो भारतीय फिल्मों में दिखाया जाता है। आपने देखा है कहीं ऐसा यूथ? यूथ ऐसा होता है जो यहां बैठा हुआ है। भारत का कौन सा ऐसा यूथ है जो सड़कों पे बास्केटबॉल खेलता रहता है और फ्रीली, वो एक कल्पना है। वो क्या है? जिन लोगों ने भारत की मिट्टी में कदम नहीं रखा है, भारत की जो सोच है उसमें जो नहीं घुसे हैं, जिन्होंने गंगा में डुबकियां नहीं लगाई हैं, वो जानते ही नहीं है कि भारत के यूथ की समस्या है क्या। और जब आप कॉमन आदमी की लाइफ के कॉमन एस्पिरेशंस और इश्यूज को समझते ही नहीं हैं, तो फिर जो भी बनेगा वो झूठ मूठ का। इसीलिए देखिए भारत की जो पिछले 20 साल की फिल्म है वो मूलतः मैं ये नहीं कह रहा हूं सारी, मोस्टली एनआरआई ऑडियंस को एड्रेस करती हैं और भारत को नहीं करती हैं। ऐसा तो विश्व में कहीं नहीं होता। तो जब कश्मीर फाइल्स को लेकर सब कहने लगे अरे अचानक कैसे हो गया,
ये अद्भुत बात कैसे हो गई? तो मैं पता है टाइम की कमी है, पर मैं इसलिए बताना चाहता हूं, ये कोई चमत्कार नहीं है। भारत में एक भूख, एक प्यास, कॉमन आदमी की समस्याओं को एड्रेस करने की पिछले कई दशकों से है, पर कोई करता ही नहीं, क्योंकि उसके लिए आपको घूमना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा। ये मैंने 2010 से ये यात्रा शुरू की थी, ये कोई अचानक कुछ नहीं होता है इस विश्व में। 2010 से मैं लगातार भारत के गांव में, गलियों में, छोटे शहरों में, मिडिल क्लास में घूम रहा हूं। मैंने जब बुद्धा है ना ट्रैफिक जैम बनाई, तब सब कहते थे ऐसा कहां होता है। आप देखिए आज वो घर घर के स्टूडेंट की कहानी है। जब हमने ताशकंद फाइल्स बनाई तो सबने कहा इस तरह की वर्बोस फिल्म चल नहीं सकती। किसको लाल बहादुर शास्त्री में इंटरेस्ट है 4 फुट के आदमी में? अरे गुलाब गुलाब लगाओ, टोपी पहनो, तब तो कोई तुम्हें देखे, खूबसूरत तो लगो कम से कम। तो कश्मीर पे जब मैं फिल्म बना रहा था तो लोगों ने कहा पागल हो गए हो क्या, मरोगे। पर मुझे स्वीकार था, वो मरना स्वीकार था। आज जब मैं यहां पे खड़ा हूं तो इतने फतवे मेरे नाम पे इशू हैं, और चूंकि मैं भोपाल की धरती में बड़ा हुआ इसलिए आपसे ईमानदारी से बात कर रहा हूं। बहुत बड़ा पाप करूंगा अगर मैं आपसे सच नहीं बोलूं। पैसे में डूबना, पैसा कमाना बहुत अच्छी बात है। मुझे सबसे बड़ा अफसोस इस बात का है कि 70 साल में हमने टोपीबाजी सिखाई है, एंटरप्राइज नहीं सिखाया। हमने हम हमने 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 एंटरप्राइज एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी नहीं सिखाई। हमने हर चीज का शॉर्टकट, झूठी बातें करना सिखाया है। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है। लेकिन मैंने यह कहा कि क्या यह संभव है कि हम भारत की जो समस्याएं हैं जो पिछले 50 साल से चल रही हैं, इसलिए कि सब लोग उन पे बात करने से डरते हैं। हमने ऐसा नहीं है कश्मीर पे फिल्में नहीं बनाई हैं। कश्मीर पे भारत के सबसे ताकतवर, सबसे बड़े, सबसे रईस, सबसे बड़े इन्फ्लुएंशियल स्टार्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, राइटर्स ने इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। चाहे वो रोजा हो, चाहे वो फना हो, चाहे वो फिजा हो, चाहे वो मिशन कश्मीर हो, चाहे वो हैदर हो। ये सारी की सारी फिल्में 1990 के ही दशक में बनी हुई हैं, उसी टाइम फ्रेम में बनी हुई हैं। पर इन फिल्मों में कश्मीरी हिंदुओं का जिक्र तक नहीं है, जैसे वो हुआ ही नहीं। दूसरी विडंबना देखिए, ये सारी फिल्में टेररिस्ट लोगों को जस्टिफाई करती हैं कि उस बेचारे पे ये जुल्म हुआ। सुन लीजिए, देखिए तालियां हो जाएंगी। मैं सीरियस बात कर रहा हूं। उस पे जुल्म हुआ इसलिए उसने बंदूक उठा ली। दलितों पे इतना जुल्म होता है, वो क्यों नहीं बंदूक उठाते? गरीब व्यक्ति पे इतना जुल्म होता है, वो क्यों नहीं बंदूक उठाता? लेकिन किसी ने इस सवाल को एड्रेस नहीं किया। भारत का हर व्यक्ति यह सवाल पूछना चाहता था। और ये फिल्में ऐसा भी नहीं है कोई प्रमाणित फिल्में थी। किसी राइटर या डायरेक्टर ने जाके अपने जीवन के कुछ महीने आतंकवादियों के घर में उनके साथ बिताए होते और 50-60 लोगों की मानसिकता समझी होती और तब कहते हां ये तो मैं मानने को तैयार था। हमने डाकुओं को ग्लोरीफाई किया, घोड़ों पे बैठा बैठा के उनको हीरो बनाया। हमने नक्सल लोगों को ग्लोरीफाई किया, हमने स्मगलर्स को ग्लोरीफाई किया, हमने टेररिस्ट लोगों को ग्लोरीफाई किया। और ये एक बहुत इट्स अ सैड कमेंट्री। हमने अपने युवाओं को शॉर्टकट फिल्मों के जरिए भी सिखाया और हमने उनको झूठ बोला। ये गलत है। टेररिस्ट कोई भी सताने से नहीं बनता है। जितने टेररिस्ट मारे गए हैं उनमें से कोई भी सताया नहीं गया था। यासीन मलिक को किसी ने नहीं सताया, हफीज सईद को किसी ने नहीं सताया, बुरहान वानी को किसी ने नहीं सताया, अफजल गुरु को किसी ने नहीं सताया। और मुझसे ज्यादा कश्मीर पे किसी के पास रिसर्च भी नहीं है। हम वेब सीरीज बनाते हैं, उसमें हम टेररिस्ट को जस्टिफाई करते हैं। अरे भाई,
एक जेनोसाइड हुआ साथ, जो पूरी तरह से 100% हिंदू धरती थी। वहां पे आज एक भी हिंदू नहीं है, और उस पर अगर मैं फिल्म बना रहा हूं तो मेरे नाम पे फतवे, मेरे लिए वाइज सिक्योरिटी, वाइज वॉट एवर कैटेगरी सिक्योरिटी, और सब लोग अभी भी मेरा गला घोंटने के लिए तैयार हैं, इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री के बाहर, इधर उधर, पॉलिटिक्स में, सिर्फ इसलिए कि एक झूठ जिस पे 32 साल से धंधा किया गया, आज वो मैंने एक्सपोज करने की हिम्मत दिखाई। और ये हिम्मत किसने दिखाई? और ये हिम्मत किसने दिखाई? सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। और ये हिम्मत किसने दिखाई? एक नहीं, मैंने एक, सुनो सुनो, एक छोटे शहर के मध्यम वर्गीय अंग्रेजी, मुझे तो 22 साल तक अंग्रेजी आती ही नहीं थी बोलनी, एक टीचर के बेटे ने, एक कॉमन मैन ने, अगर आपको भारत को जिंदा रखना है, अगर आपको भारत को विश्व गुरु बनाने का सच्चा सपना देखना है, पॉलिटिकल सपना नहीं, झूठी मूठी बातें नहीं, सत्य सपना देखना है, अगर आप चाहते हैं भारत मानवता के नाम पे पूरे विश्व को लीड करे, तो भारत के कॉमन मैन को, सच्चे कॉमन मैन को, वो झूठे कॉमन मैन को नहीं, उस सच्चे कॉमन मैन को भारत की फिल्मों में, भारत की कहानियों में, भारत के टेलीविजन में, भारत के डिस्कोर्स में वापस लाना अत्यंत आवश्यक है। और यह काम करेगा कौन? यह काम करेगा कौन? यह मामी फिल्म फेस्टिवल में जाने वाले लोग नहीं करेंगे, यह चित्र भारती में आने वाले यंग लड़के लड़कियां करेंगे। ये बागडोर आपके हाथ में है, ये भविष्य आपके हाथ में है। मैं और पल्लवी जी एक फाउंडेशन चलाते हैं, आई एम बुद्धा फाउंडेशन। जब मैं रजिस्ट्रेशन करने उसका गया था, हमारा ऑब्जेक्टिव है टू मेंटोर, प्रमोट एंड स्टैब्लिश डिसएडवांटेज इंडियन यूथ इन क्रिएटिव फील्ड। हमारा अकेला एनजीओ है जो ये सोचता है कि भारत के युवाओं को समृद्ध करके क्रिएटिव प्रोसेस में खड़ा करना। हम 20-25 लोगों को सक्सेसफुल फिल्म मेकर्स आज बना चुके हैं। और आज मैं यहां पे, माखनलाल चतुर्वेदी मेरे परिवार जैसे ही थे, हम बहुत घनिष्ठ रिश्ता था, सुरेश जी मेरे गुरु भी रहे हैं। तो मैं आई एम बुद्धा फाउंडेशन की तरफ से अगले 5 साल के लिए 51,000 रुपए की स्कॉलरशिप पर एनम माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी के साथ अटैच करता हूं। किसको देनी है इसका निश्चय माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी करेगी, क्योंकि मुझे विश्वास है ये 5 हर साल ये स्कॉलरशिप में से 3 लड़कियों को दी जाएंगी। और इसके विषय भारतीय सभ्यता, भारतीय साहित्य, सिनेमा, इन विषयों से जुड़ा होगा। मैं सुरेश जी के हाथ में ये जिम्मा देता हूं, वो निश्चय करें कैसे करना है, लेकिन वो भारतीय सभ्यता और भारतीय आम आदमी के जीवन से जुड़ा होना चाहिए। बस इतना आपसे निवेदन है। मैं अंत में आपको यह कहना चाहता हूं कि मुझे ऐसा सिखाया गया था कि जो बेटा वापस अपने परिवार को कुछ नहीं देता है, उस बेटे के होने का क्या फायदा। मेरे माता पिता तो हैं नहीं, पर भोपाल मेरा घर है। आज मैं सुबह शिवराज सिंह चौहान से मिला था, उनके साथ हमने 2 पेड़ लगाए। शिव और शारदा नाम मैंने उन्हें सजेस्ट किया, उन्होंने मान लिया, क्योंकि शिव और शारदा सिर्फ भारत की कॉन्शियसनेस नहीं है, कश्मीर की भी कॉन्शियसनेस है। और वहां पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने उनसे निवेदन किया, मैंने उनसे कहा कि हमें आपसे 1 पैसा भी आर्थिक सहायता नहीं चाहिए। मैं अपने बलबूते पे यहां पे एक जेनोसाइड म्यूजियम बनाना चाहता हूं भोपाल में, जो कि ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा प्रतीक बने।
तुरंत उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवराज सिंह जी ने उसको एक्सेप्ट किया। उनके ऑफिस से मुझे फोन आधे घंटे में आ गया कि ये अप्रूव्ड है। अगले 2 साल में मैं वापस यहां पे एक ऐसा जेनोसाइड म्यूजियम बना रहा हूं जो पूरे विश्व में ह्यूमैनिटी का टेंपल बनेगा। आप सब मुझे आशीर्वाद दें, मैं इसी तरह भोपाल के विकास में काम करता रहूं, आप सब आगे चल के सफल हों, एक नए भारत का निर्माण करें। भारत छोड़ के जाने का सपना अच्छा सपना नहीं है, भारत को ही प्रबल बनाना वो अच्छा सपना है। वही सपना मैं देखता हूं। आप सबको मुझे यहां बुलाने के लिए बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। अगर कोई ये सोचता है कश्मीर फाइल्स फिल्म मैंने बनाई है तो इतना बड़ा पाप ना करें, उसका श्रेय मुझे ना दें। कोई भी इतनी बड़ा चमत्कार किसी एक व्यक्ति से नहीं होता, इसके पीछे बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद और त्याग है। उन सबको मेरा शत शत नमन, धन्यवाद। अपने संकल्पों से जो अंधकार धोते हैं, मिट्टी की लघुकाया वाले ऐसे ही होते हैं। मंजिल मिले न मिले इसका गम नहीं, लेकिन मंजिल के जुस्तजू में मेरा कारवां तो है। और जब कारवां बदस्तूर आगे बढ़ता है तो फिर मंजिलें भी कदमों में लिपट जाती हैं। विवेक रंजित अग्निहोत्री का वक्तव्य और उनके भीतर जो भारतीयता को लेकर, भारतीय चेतना को लेकर, युवाओं को लेकर, हमारे जीवन मूल्यों को लेकर जो कसक थी, जो बेचैनी थी, वो बस साफ तौर पर पढ़ी जा सकती है। और मुझे ये ऐसा लगता है, जैसा कि उन्होंने भी उम्मीद जताई, कि दरअसल सच्चा युवा तो हमारे भारत का ऐसा ही है जैसा कि इस सभागार में बैठा हुआ है। हम विवेक जी की बातों को सुनने के बाद अब रुख करेंगे अक्षय जी की ओर। लेकिन आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। अक्षय जी विवेक जी के उद्बोधन के ठीक बाद आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि दरअसल भारतीय सिनेमा की जो तस्वीर है, उसकी जो सच्ची आवाज है, वो सामाजिक सरोकारों की है, हमारी संस्कृति की है। और अक्षय कुमार की बहुत सारी फिल्मों में से कुछ फिल्मों को चुनकर देखें तो मुझे लगता है कि एक सच्चे भारतीय के रूप में हम उन्हें खड़ा हुआ पाते हैं। आपको बता दूं कि बहुत जल्द एक फिल्म इस पर्दे पर नमूदार होगी जिसमें पृथ्वीराज के किरदार के रूप में हमें अक्षय कुमार दिखाई देंगे। तो अक्षय जी, आप पोडियम पर पहुंचे इस शेर के साथ कि हम तो दरिया हैं, हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जहां से भी गुजरेंगे रास्ता हो जाएगा। बहुत बहुत स्वागत, सम्मान अक्षय जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। भोपाल के इस प्यारे खूबसूरत शहर के प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कितना अच्छा लगता है कि पूरे के पूरे हॉल में करीबन 12.5 लोगों ने मास्क पहना हुआ है, बाकी सब फ्री हैं। 2 साल बहुत झेला है हम लोगों ने, अपने कमरे में रह रह के बहुत घुटन हुई है। चलिए, वैसे हम सभी जानते हैं कि शब्द जो होता है वो याद रहते हैं, कभी भूल जाते हैं, पर अपनी आंखों की जो मेमोरी है बहुत स्ट्रांग होती है। आंखों से देखी हुई चित्र हमेशा याद रहता है। तो मैं कहूंगा कि चित्रों में बड़ी ताकत होती है। एम आई राइट? चित्रों में बड़ी ताकत होती है। मेरा नाम है अक्षय कुमार, मैं एंटरटेनमेंट आर्टिस्ट हूं, एक्शन करता हूं, रोमांस करता हूं,
आप सबको हंसाने के लिए काम करता हूं, कोशिश करता हूं। मेरा मानना है कि सिनेमा मनोरंजन का माध्यम है, पर उसका मकसद सिर्फ मनोरंजन हो ऐसा नहीं है। मैं ये कहूंगा कुछ खास फिल्में होती हैं जो मनोरंजन के साथ साथ सच भी बयान करती है। और हाँ भाई, क्या हो गया? तकलीफ किसको हो गई? तो हाँ जी, 1 मिनट रुक जाओ, मुझे बोलने दो। जी देखिए, मैं आप लोगों को बताता हूं, जैसे मैंने एक फिल्म बनाई थी टॉयलेट एक प्रेम कथा। लगभग मैं कहूंगा 70 साल लगे हमारे देश को इस बात को समझने के लिए कि टॉयलेट यानी शौचालय आदमी की, औरतों की, परिवार की एक बेसिक नीड है। खास करके महिलाओं के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी चीज है। इस देश ने 70 साल के भाई बोलने दीजिए, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, बोलने दीजिए। उसके बाद शोर मचा लीजिएगा, फिर मैं भी आपके साथ शोर मचा लूंगा। इस देश ने 70 साल एक प्रधानमंत्री के आने का इंतजार किया, जो देश को यह समझा सके कि हर एक के घर में शौचालय होना कितना जरूरी है। नतीजा यह हुआ कि आज हमारे देश में शौचालय घर घर में बना हुआ है या बन रहा है। मुझे हमारे प्रधानमंत्री की यह बात समझ में आई और मैंने एक छोटी फिल्म बनाई जिसका नाम है टॉयलेट एक प्रेम कथा। उसके बाद कुछ समय बाद मुझे महावरी की समस्या दिखी, मैंने उसके ऊपर एक फिल्म बनाई। मेरी पत्नी ने इस फिल्म को बनाने में मेरी मदद की और मैंने पैडमैन करके एक फिल्म बनाई जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय थी। उसके बाद मैंने मिशन मंगल बनाई, एयरलिफ्ट बनाई और हंसते हंसाने के लिए मैंने हाउसफुल भी बनाई। तो वैसे जैसे आपको बताया गया है, जून में मेरी एक फिल्म सम्राट पृथ्वीराज चौहान भी आ रही है। वो भी फिल्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ऐतिहासिक फिल्म है। मैं चाहूंगा कि आप लोग हो सके तो इसे जरूर देखें। और देखिए, हम सबको देश की कहानियां कहनी हैं, कुछ जानी पहचानी, कुछ अनसुनी, अनकही। जैसे विवेक जी ने कश्मीर फाइल्स बनाकर हमारे देश के एक बहुत बड़े दर्दनाक सच को सामने रखा है। यह फिल्म एक ऐसी वेव बन के आई जिसने हम सबको झंझोर कर दिया है। वो और बात है कि मेरी पिक्चर को भी डुबा दिया। बट सीरियसली मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अपनी कहानियों में भारत को, जैसे विवेक जी ने भी कहा, भारत को लाएं, देश को लेके आएं, उन लोगों को ले आएं जो देश को बनाने में अपने योगदान देते हैं और चित्र भारती को देश में के कोने कोने में ले जाएं। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जिन लोगों को आज मैं कहूंगा इनाम मिल रहा है, उन्हें बहुत बहुत बधाई। और जिन लोगों को आज इनाम नहीं मिला, उन्हें भी मेरी शुभकामनाएं, दिल से शुभकामनाएं। बस ये कहूंगा, मैं अपने एक्सपीरियंस से कहना चाहता हूं कि नाकामी जो है वो आपके सक्सेस की पहली सीढ़ी है। ओके, नाकामी जो है वो आपके सक्सेस की पहली सीढ़ी है। जरूरत है तो सिर्फ हिम्मत ना हारने की। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कभी हिम्मत मत हारना। देखिए, मैंने भी 15-16 फ्लॉप्स दिए, लेकिन मैं कोशिश करता रहा। तो हिम्मत नहीं हारना, हमें लगातार काम करते रहना चाहिए, काम को कभी बंद नहीं करना चाहिए।
किसी भी काम को मना मत करना। तो मुझे यहां बुलाने के लिए चित्र भारती का मैं शुक्रगुजार हूं। हम फिर मिलेंगे, उम्मीद करता हूं ये मुझे बुलाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आइए। हाँ जी, हाँ जी, मैं ले लूंगा, वो स्केच भी ले लूंगा। ओके, ले लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बेशक बहुत सारी इच्छाएं लेकर, बहुत सारी उम्मीदें लेकर आप यहाँ आए हैं। अक्षय जी ने जिस तरह की सौगात आप सबको सौंपी है आज इस समारोह में चित्र भारती 2022 के मौके पर, हम उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। और अब अधिक देर न करते हुए हम हमारे प्रदेश की माननीय संस्कृति, पर्यटन और अध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर से गुजारिश करते हैं वे आप सबसे मुखातिब हों और मध्य प्रदेश की ओर से इस चित्र भारती 2022 के फिल्मोत्सव में अपनी शुभाकांक्षाएं हम सबसे साझा करें। आदरणीय सुश्री उषा ठाकुर। चित्र भारती के इस पावन मंच पर माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के गणेश शंकर विद्यार्थी सभागृह में आप सब देशभक्त भाई बहनों को प्रणाम करती हूँ और कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहती हूँ चित्र भारती को कि श्रव्य दृश्य सामग्री जितना सशक्त माध्यम में संप्रेषण का उस क्षेत्र में संगठन प्राण प्रण से जुटा है। आज हम सब गौरवान्वित हैं कि मंच पर अक्षय जी, विवेक जी, कोठियाला जी, दिलीप जी, अमिताभ जी, सुरेश जी और सदन में उपस्थित सभी संगठन के मेरे सभी पदाधिकारी मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। आप सब भाई बहनों को प्रणाम करती हूँ साथियों, और विवेक जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो स्कॉलरशिप, जिस म्यूजियम का संकल्प उन्होंने किया, हमारा विभाग कंधे से कंधा मिलाकर उनके आदेश का अक्षरशः पालन करने को सदैव खड़ा मिले। आप युवाओं से जो अपेक्षा उन्होंने की है, आप सबके सम्मान में मैं कहना चाहती हूं, तुम युवा हो, अपने आप को भी पहचानो। तुम युवा हो, काल को भी काल से लगते रहे हो, देश का सौभाग्य अपने खून से लिखते रहे हो, ज्वाल की भूचाल की साकार परिभाषा तुम्ही हो, देश की समृद्धि की सबसे प्रबल आशा तुम्ही हो। तुम अगर जो ठान लोगे, युग को नई तस्वीर दोगे, गर्जना से शत्रुओं के तुम कलेजे चीर दोगे। अपनी शक्ति को पहचानिए। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का ध्वजवाहक के मंच, इसको प्रणाम है कि आने वाली पीढ़ियों के सामने शाश्वत सत्य और जन साधारण की समस्याओं के समाधान की बात को संकल्पित है। मैं जिस विभाग की सेवा आप सबके स्नेह से मुझे मिली, उसकी एक अपील आप तक पहुंचाना चाहती हूं साथियों। यह आजादी का अमृत महोत्सव है। विवेक भाई ने अपने राष्ट्रीय दायित्व को निभाया, कश्मीर फाइल की सच्चाई आपके और हमारे सामने लाकर। पर मैं आपसे प्रार्थना करना चाहती हूं, फिल्म देखकर विस्मृति में मत पड़ जाना, फिल्म देखकर सजग सेनानी बन जाना और देखना अपने आसपास कहीं कोई दूसरी फाइल तो निर्मित नहीं हो रही है। जब तक आप सजग सेनानी नहीं बनेंगे तब तक सब कुछ निरर्थक है। साथियों, मेरी प्रार्थना है इस अमृत महोत्सव में, ये देश की स्वाधीनता बहुत मुश्किलों से मिली है। लाखों लाख स्वाधीनता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया, निस्वार्थ भाव से तन मन धन सब कुछ न्यौछावर किया। स्वाधीनता की लड़ाई लड़ने का मौका आपको हमको नहीं मिला, पर हमारा मंच स्वाधीनता की लड़ाई आज नए प्रकार से लड़ रहा है और आपको हमको भी जो काम मिले उसे मेहनत लगन ईमानदारी से करके अपनी देशभक्ति का परिचय देना है। मैं प्रार्थना करना चाहती हूं,
हर व्यक्ति अपने घर की बैठक में मुख्य स्थान पर किसी न किसी क्रांतिकारी का चित्र लगाए। प्रतिप्रश्न उठ सकता है कि चित्र से क्या होगा। अभी अक्षय जी ने बताया सबसे सशक्त माध्यम है। जैसा चित्र हम रोज देखें हमारे चित्त की वृत्ति वैसी बनने लगती है। जब हम इन राष्ट्रभक्तों को देखेंगे, इनको पढ़ेंगे, समझेंगे, तो निस्संदेह हमारे मन में भी ये भाव जागृत होगा कि अपने देश, धर्म, संस्कृति, राष्ट्र निर्माण के लिए आप और हम सब क्या करें। सरल जी की कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात पहुंचाते हुए अपनी बात समाप्त करूंगी। आप उसे समझिए, ज़हन में उतारिए और कार्य रूप में परिणित करने का संकल्प लेकर यहां से जाइए। राष्ट्र के श्रृंगार मेरे देश के साकार सपनों, देश की स्वाधीनता पर आज तुम आने न देना। तुम न समझो देश की स्वाधीनता यूं ही मिली है। हर कली इस बाग की कुछ खून पीकर ही खिली है। मस्त सौरभ रूप या जो रंग फूलों को मिला है, वह शहीदों के उबलते खून का ही सिलसिला है। नींव के पत्थर तुम्हें सौगंध अपनी दे रहे, जो धरोहर दी तुम्हें वो हाथ से जाने न देना। देश की स्वाधीनता पर आज तुम आने न देना। देश के इतिहास को जब देशद्रोही खा रहे हो, देश के भूगोल पर जब भेड़िए मंडरा रहे हो, आग यौवन के धनी तुम खिड़कियां शीशे न तोड़ो, भेड़ियों के दांत तोड़ो, गर्दनें उनकी मरोड़ो। जो विरासत में मिला वो खून तुमसे कह रहा, जो विरासत में मिला वो खून तुमसे कह रहा। सिंह की खेती किसी भी सियार को खाने न देना। देश की स्वाधीनता पर आज तुम आने न देना। बोलिए भारत माता की जय हिंद। जय। आदरणीय देवी सज्जनों, इससे पहले कि अब हम आभार के लिए अमिताभ सोनी जी को बुलाएं, आयोजन समिति के सचिव को, आपको बताना चाहेंगे कि आभार के ठीक बाद राष्ट्रगान होगा और हम सब राष्ट्रगान के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े होंगे और सामूहिक स्वरों में राष्ट्र का आह्वान करेंगे। मैं बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं आदरणीय अमिताभ जी को, कृपया वे आएं और आभार प्रकट करें।